हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है? डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। अब इसको मूविंग कॉइल, अब जैसे मूविंग वर्ड है तो कॉइल, अब जो नाम है जैसे मूविंग कॉइल का इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल है दैट विल मूव। अब अगर वो मूव करेगी तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और उस डिफ्लेक्शन को हम इसमें मेजर करेंगे, इसलिए क्या नाम पड़ा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसको गैल्वेनोमीटर क्यों बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर जो नाम है, गैल्वेनी साइंटिस्ट का नाम था, ल्यूगी गैल्वेनी, जो इटालियन साइंटिस्ट थे। और उन साइंटिस्टों ने क्या था कि भाई 1791 में इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी। अब उनके रेस्पेक्ट में 1791 में इटालियन साइंटिस्ट थे, तो उसके नाम के पीछे क्या रखा? गैल्वेनो। मीटर मतलब स्केल होता है, ये साइंटिस्ट का नाम हो गया। इसे दैट डिवाइस इज नोन एज द, क्या बन गया? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनी प्लस मीटर, मीटर मतलब स्केल, तो इसे क्या नाम पड़ा? गैल्वेनोमीटर, राइट। और मूविंग कॉइल, भाई अब इसके अंदर क्या है? कॉइल है दैट विल मूव। वो कॉइल क्या करेगी? यहाँ पर मूव होगी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, इसे दिस इज कॉल्ड द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फर्स्ट। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? मेन चीज होती है, देखो किसी भी चीज का प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? हमने एक एक्सप्रेशन किया था कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस कॉइल में क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यही इस गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन दैट कॉइल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, राइट। उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलेंगे। किसको? कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो कॉइल क्या है? दैट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टॉर्क का मतलब होता है कॉइल का रोटेट होना। कॉइल का क्या होना है? रोटेट होना। तो जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर क्या होता है कि साइड पर फोर्स एक्ट होगा, इक्वल, अपोजिट, परपेंडिकुलर, और जिसकी वजह से कॉइल क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी। अब तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिफ्लेक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब गैल्वेनोमीटर में आप बहुत ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते। दिस गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट इन मिली एम्पियर। मतलब इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या है? ओनली मिली एम्पियर्स में। 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, लाइक दैट हेयर। 1 एम्पियर मेजर नहीं कर सकते आप, इसमें बर्न हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर विल बर्न हेयर। अब उसमें हम करंट की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे? तो उसमें कन्वर्जन करना होता है। कन्वर्जन मतलब गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है आपने? एमीटर और वोल्ट मीटर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बेटा आप ध्यान से देखना, बिल्कुल 100% आपको गैल्वेनोमीटर क्लियर होगा, गैल्वेनोमीटर है क्या और कैसे ये वर्क करेगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल आपका समझ में आ गया। अब आता है कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसके अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन, इसके दो व्यू बनाते हैं। एक होता है टॉप व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू। एक सामने से देखें और एक हम इसको टॉप से देखा जाए। अगर आप टॉप से देखोगे तो ये एक आप यहाँ पर क्या है? एक सॉफ्ट आयरन कोर, ये है सॉफ्ट आयरन, इस टाइप से दिखाई देगी। इस सॉफ्ट आयरन पर आपने यहाँ पर क्या? कॉपर जो है कॉइल को रैप कर दिया क्लोजली। ये क्लोजली हम क्या करेंगे? कॉपर कॉइल सा रैप्ड क्लोजली ऑन दिस सॉफ्ट आयरन।
बिल्कुल पास पास इनको रैप करना है। और ये सेंटर है, यहाँ आपने क्या एक स्प्रिंग कनेक्ट करोगे, क्या लगा दें यहाँ पर, क्या है स्प्रिंग होगी, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग्स होंगे स्प्रिंग। फिर इसको आपने एक पॉइंटर के साथ कनेक्ट करोगे, ये पॉइंटर हो गया जो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और ये आप यहाँ पर स्केल है, दैट इज द स्केल, ये स्केल हो गया, ये मिडिल में 0 है और इसके डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में दोनों साइड में आता है, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन 0 है वो कहाँ पर होती है, मिडिल में डिफ्लेक्शन 0 लेते हैं। अब इसको हम रखा करते स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और एक हमने साउथ पोल ले लिया। और ये जो मैग्नेट है कैसे कॉनकेव टाइप की मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट बोला करते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट और कॉनकेव टाइप ऑफ मैग्नेट। इनकी शेप किस टाइप की है, कॉनकेव टाइप की शेप है, इसे कॉनकेव टाइप मैग्नेट। अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी यहाँ पर इस टाइप से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के अंदर पास होंगे यहाँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इस टाइप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब इस कॉनकेव टाइप मैग्नेट का यूज़ क्या होता है कि भाई हम कॉनकेव टाइप मैग्नेट ही क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके 2 पर्पज़ होते हैं यहाँ पर। क्या बच्चों, 2 कितने पर्पज़ होते हैं, देयर आर 2 पर्पज़। एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कर्व्ड है, और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर कहाँ पास हो रही है, इस कॉइल के अंदर पास हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह कॉइल में कंसंट्रेट करेगा, क्या करेगा, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। दूसरा एक होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्या लेते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब उसको अभी हम पॉइंट्स को बाद में डिस्कस करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तो 2 पर्पज़ होंगे, एक पर्पज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, और दूसरा पर्पज़ होता है टू अचीव रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये आपके ये क्या है, ये मैंने क्या लिया, सॉफ्ट आयरन, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर। ये हमारे पास क्या, कॉपर कॉइल, कॉपर कॉइल। ये जो रेड कलर में बनाई, ये मैंने बनाई यहाँ पर स्प्रिंग, ठीक है, ये दिस इज द स्प्रिंग। ये निडल है जो डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए यूज करेंगे, दैट इज द निडल। और ये पॉइंटर हो गया, और ये स्केल। तो ये है आपका कौन सा व्यू, टॉप व्यू इसको क्या बोलते हैं, टॉप से देखें तो हमें ऐसी दिखाई देगी। अब अगर हम उसको फ्रंट व्यू देखें, तो फ्रंट व्यू अगर देखोगे तो ये आपका यहाँ पर क्या है, एक आप ले लो, क्या चीज़ है, आयरन कोर, क्या बोलते हो उसको, आयरन कोर बोलेंगे। इस आयरन कोर के ऊपर आपने कॉपर वायर रैप कर दिया, यहाँ पर ये कॉपर वायर क्लोजली, क्या लिया यहाँ पर कॉपर वायर है, ये क्लोजली कॉपर वायर्स आर रैप्ड ओवर दिस आयरन कोर, ठीक है। आयरन ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आयरन क्या होता है, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो आयरन क्या करेगा, अब जो और पास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर कंसंट्रेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आयरन कोर यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर कॉपर वायर रैप करते हैं। इधर यहाँ पर एक स्प्रिंग आपने कनेक्ट कर दी, और इसको एक आपने फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, और फिक्स सपोर्ट ये हमने यहाँ पर वायर ले लिया, वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर दूसरा हमने यहाँ पर क्या है, ये कॉपर वायर है, ये इसको इधर लिया और इस फिक्स के साथ कॉइल फिक्स सपोर्ट के साथ सस्पेंड कर दिया, राइट। ये क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट, जिससे हम कॉइल को किसी को क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे। यहाँ भी मैग्नेट हम कैसी लेंगे, कॉनकेव टाइप ऑफ मैग्नेट यूज करेंगे। ये कॉनकेव टाइप ऑफ मैग्नेट आप, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये आपके यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। तो अब इसको फिर हमने क्या, एक वुडन या प्लास्टिक बॉक्स के अंदर क्या है, इसको क्लोज कर दिया करते हैं, और ये बन गया आपका
मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ ये निडल और ये आपका सर्कुलर स्केल। ये कौन सा व्यू है? ये फ्रंट व्यू है। इसमें ये क्या चीज़ बनाई मैंने यहाँ पर? ये है सॉफ्ट आयरन, और इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्या है? ये कॉपर कॉइल, और ये हमारे पास क्या है बच्चों? स्प्रिंग, और ये एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, फाइन वायर, थिन वायर, और दिस इज द निडल। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू बोला कर, दैट इज द फ्रंट व्यू। सामने से देखोगे तो आपको इस टाइप से दिखाई देगा गैल्वेनोमीटर, और टॉप से देखोगे तो गैल्वेनोमीटर इस टाइप से व्यू होगा, दैट इज द टॉप व्यू, दैट इज द फ्रंट व्यू, राइट। तो ये फ्रंट व्यू है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का पर्पस क्या होता है? मैंने आपको बताया कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर ये कंसंट्रेट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें इस टाइप से ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे इसका वर्क होगा, वो अब हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे जो। तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उसने अपने अंदर क्या करा? कंसंट्रेट कर लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो टॉर्क इंक्रीज होगा। तो वैसे ये है टॉप व्यू और ये है फ्रंट व्यू। अब इसकी वर्किंग क्या है देखो, अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? वर्किंग। भाई जब किसी कॉइल के अंदर करंट पास होगी तो उस कॉइल में आपका क्या टॉर्क जनरेट होगा, जो कि हम पिछली लेक्चर में ये आप डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर आपको टॉर्क का फॉर्मूला क्या लेते हैं? टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन अल्फा, ठीक है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला? टॉर्क जो एक्ट होगा भाई जब करंट पास करोगे तो टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। अब आपको टर्म्स मालूम होनी चाहिए। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स, n बी द नंबर ऑफ, भाई जैसे ही कॉइल में करंट पास करोगे अब ये कॉइल क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जब रोटेट होगी उसको हम टॉर्क बोलेंगे। ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसमें, n भी द नंबर ऑफ टर्न्स, a क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। I क्या ले रहे हैं? करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, थ्रू द कॉइल। अब B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब अल्फा क्या हुआ यहाँ पर? अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अल्फा जो लेते हैं हम, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब बच्चों आपको एरिया वेक्टर समझना बहुत जरूरी है कि भाई एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अब ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अब ये कॉइल है, ये मान लो कॉइल ले ली हमने, ये कॉइल का प्लेन है और इसके ऊपर कॉपर कॉइल रैप की हुई है, राइट। ये कॉपर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड हम इस टाइप से पास करें, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर या तो अप होगा या एरिया वेक्टर डाउन होगा, वो डिपेंड करेगा करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर हमने क्या पढ़ा था? आउटवर्ड। जो एरिया वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। भाई यहाँ पर जो NIA है, NIA क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो अगर आपका करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज है तो ये इनवर्ड, डाउनवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भाई इस टाइप से देखो, ये साइड क्या है? इस साइड इसके कॉइल के पैरेलल है। कैसे भी कंडीशन होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी साइड में कॉइल आएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्या होंगी? इस कॉइल के पैरेलल होंगी। और एरिया वेक्टर मैंने कहा आउटवर्ड होगा, या तो होगा आउटवर्ड होगा या डाउन इनवर्ड होगा, या अगर इस टाइप से अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा 90। उस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोला करते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और इस टाइम पर अल्फा की वैल्यू 90 हो गई, और अल्फा अगर 90 डिग्री होगा तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। कब मैक्सिमम होगा? जब अल्फा कितना है 90 डिग्री। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें समझने के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं क्या होती हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से कॉन्केव लेने का यही फायदा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल। भाई कोई कैसे भी कॉइल पोजीशन में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल होंगी। भाई कॉइल ऐसे है, ये लाइन पैरेलल होगी, कॉइल इधर है, वो लाइन पैरेलल होंगी। तो लाइन पैरेलल है, और एरिया वेक्टर या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। अगर ये प्लेन में कॉइल रखी है तो अब एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा। यही पर्पस होता है कॉन्केव टाइप मैग्नेट लेने का। और सॉफ्ट आयरन लेने का पर्पस क्या है कि सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास करेगा। तो ये सॉफ्ट आयरन हो गया। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अचीव हुआ। और दूसरा पॉइंट आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो टॉर्क बच्चों किसके इक्वल? NiAb साइन अल्फा आ गया। अब NiAb साइन अल्फा, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे भाई? फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अल्फा की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 90 डिग्री, और 90 होगी तो आपका साइन अल्फा 1 और टॉर्क NiAb के इक्वल होगा। क्लियर? अब मतलब फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए अल्फा 90 और 90 के लिए हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू 1 होगी। क्या लिखेंगे? फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्फा क्या लोगे आप? 90 और साइन अल्फा की वैल्यू 1। तो टॉर्क किसके इक्वल हो गया? NiAb के इक्वल हो गया। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। ये बच्चों क्या है? मैक्सिमम टॉर्क। अब एक टर्म आती है जब कॉइल रोटेट होगी, कॉइल रोटेट होगी तो इसमें बच्चों क्या होगा? एक डिफ्लेक्शन आएगा। क्या होगा? डिफ्लेक्शन। तो अब एक टर्म इसमें हम यूज करनी होती है, दैट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। इस टॉर्सनल कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस K का मीनिंग क्या होता है? डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट डिग्री। मतलब 1 डिग्री के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्सनल कांस्टेंट। डिफ्लेक्शन फॉर 1 डिग्री, 1 डिग्री के लिए वो क्या है? K कहलाएगा। मतलब डिफ्लेक्शन मतलब अब जैसे ये कॉइल है, अब कॉइल को 1 डिग्री ओनली मूव करे। भाई जैसे ये कॉइल है, अब ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हुआ। अब हम कह रहे हैं कॉइल ओनली कितना? 1 डिग्री मूव करे, ओनली 1 डिग्री। जब कॉइल 1 डिग्री मूव करेगी तो उस टाइम पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड द K, टॉर्सनल कांस्टेंट। और अगर वो थीटा डिग्री मूव करे तो क्या होगा? टॉर्क क्या होगा फिर? दैट इज कॉल्ड द K थीटा। इसको रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी। भाई अब देखो स्प्रिंग है, जब कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है? एक टाइप से एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है? टू कम इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन, अपनी पोजीशन में वापस आने की टेंडेंसी होती है। तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया। और एक फॉस्फर जो ब्रॉन्ज वायर है, इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। और रीस्टोरिंग जो टॉर्क डेवलप होगा उसको रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट एंगल इज कॉल्ड द, पर यूनिट डिग्री इज कॉल्ड द टॉर्सनल कांस्टेंट। तो मतलब आपका ये क्या है? K क्या है? रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर 1 यूनिट डिग्री। यूनिट डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट। अब ये तो 1 डिग्री के लिए हुआ। भाई कॉइल 1 डिग्री तो रोटेट नहीं करेगी। मान लो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, राइट?
अगर 1 डिग्री रोटेट करेगी के, 2 डिग्री रोटेट करेगी 2 के, 3 डिग्री रोटेट होगी 3 के, 4 डिग्री रोटेट होगी 4 के। अगर मान लो ये थीटा डिग्री रोटेट होगी तो क्या होगा के थीटा। तो फॉर रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर एंगल थीटा, फॉर थीटा, तो किसके इक्वल होगा, के इंटू थीटा के इक्वल होगा। तो बच्चों रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, के थीटा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, NIAB। कितने टॉर्क होंगे, 2 टॉर्क हो गए, एक हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और दूसरा हो गया रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तो कॉइल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, कॉइल विल कम इनटू द इक्विलिब्रियम। भाई करंट ने क्या है, कॉइल को आगे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, स्प्रिंग क्या है उसको पीछे की तरफ वापस लेकर आ रही है, करंट आगे स्प्रिंग पीछे। तो इस टाइप से फिर ये हमारे पास क्या है कि डिफ्लेक्टिंग और रीस्टोरिंग टॉर्क एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों इक्वल होंगे देन कॉइल विल कम टू रेस्ट। और उस टाइम पर हम निडल में डिफ्लेक्शन देख लेंगे कि कितना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, राइट। जब रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल हो गए तो कॉइल क्या होगी, रेस्ट में आ गई। और जब कॉइल रेस्ट में आएगी तो अब बेटा ये डायग्राम आप इसको पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ये टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। कॉइल में जब करंट पास करते हैं तो डिफ्लेक्शन होगा और एक आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा, NIAB साइन अल्फा। फिर मैंने आपको बताया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन अल्फा 1 हो गया, टॉर्क मैक्सिमम हो गया। अब मैं डायग्राम रब कर रहा हूँ तो कि आपको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करूँ। तो भाई यहाँ पर क्या करना है बच्चों, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या लेंगे हम, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल है, रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो भाई जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया NIAB और रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया K इंटू थीटा। K टॉर्सनल कांस्टेंट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब 1 डिग्री के लिए जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है उसको हम टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं या रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट बोलते हैं, ट्विस्ट एंगल को बोला करते हैं। तो अब यहाँ पर I की जो टर्म है वो K अपॉन NAB इंटू थीटा, और दिस K अपॉन NAB इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो K अपॉन NAB को क्या बोला, जे दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर I किसके इक्वल आ गया, G इंटू थीटा के इक्वल आ गया, और I किसके प्रोपोर्शनल हो गया, थीटा। तो ये क्या शो करता है कि करंट पास होगी, डिफ्लेक्शन आएगा और डिफ्लेक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे। करंट पास हुई और करंट पास होगी तो इसमें कॉइल के अंदर क्या डिफ्लेक्शन जनरेट होगा और उस डिफ्लेक्शन की वैल्यू को हमें मेजर करना है। दैट इज द एम ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर का एम आ गया अपना। और एक और मतलब यहाँ पर जो करंट होती है फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, इसमें फिर जो करंट फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। तो 1 डिग्री उसके लिए क्या है, तो किसके लिए, डिफ्लेक्शन ऑफ 1 स्केल डिवीजन इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। एक यहाँ पर आप टर्म डिफाइन करते हैं आई अपॉन जो थीटा है, आई अपॉन थीटा, दिस इज नोन एज द फिगर ऑफ मेरिट, राइट। मतलब 1 डिवीजन में जो करंट आएगी उसको क्या नाम दिया करते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। और आई अपॉन थीटा ये किसके इक्वल है, के अपॉन NAB के इक्वल है। तो फिगर ऑफ मेरिट जो है आई अपॉन थीटा और के अपॉन NAB, इसका मतलब ये क्या टर्म हो गई, एक नाम मालूम पड़ गया, फिगर ऑफ मेरिट, राइट। तो अब तो ये हुआ बच्चों गैल्वेनोमीटर की वर्किंग। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी।
भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों को जो क्या करता है, ये सेंसिटिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों में रोने लगता है, छोटी छोटी बातों में सोचने लगता है, उनको क्या बोलते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं। अब गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी का क्या काम हो गया, भाई गैल्वेनोमीटर में आपका पर्सन से क्या रिलेशन है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी वैल्यू के लिए भी डिफ्लेक्शन शो कर दे करंट के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, सेंसिटिव, राइट। एक गैल्वेनोमीटर है जो लार्ज करंट के लिए डिफ्लेक्शन शो करता है, एक गैल्वेनोमीटर है जो बहुत छोटी करंट के लिए डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो कौन सा गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, जो कम से कम करंट को रीड कर पाए, जिसमें डिफ्लेक्शन आए फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज नोन एज द सेंसिटिविटी कहलाती है, राइट। क्या है, सेंसिटिविटी। अब गैल्वेनोमीटर काम क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन किसका, करंट और वोल्टेज दोनों का डिफ्लेक्शन मेजर करने का काम आएगा। भाई गैल्वेनोमीटर से किसका, करंट मेजर कर लो या वोल्टेज, बट स्मॉल अमाउंट, तो फिर कितनी सेंसिटिविटी होंगी, अगर करंट मेजर करें तो करंट सेंसिटिविटी, और वोल्टेज मेजर करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, थीटा अपॉन आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एस। तो करंट सेंसिटिविटी किसके इक्वल होगी, एन ए बी अपॉन के, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। फिर एक टर्म होती है, मैंने कहा वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। भाई करंट के लिए करंट सेंसिटिविटी, और वोल्टेज मेजर करनी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अब वी एस किसके इक्वल है, थीटा, और वी क्या होता है, आई आर, और थीटा अपॉन आई किसके इक्वल है, एन ए बी अपॉन में के आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, एन ए बी अपॉन में के आर। इसका मतलब देखो बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मालूम पड़ा आपको कि करंट सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, जबकि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है या कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर अब मान लो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, करंट, क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी विल आल्सो बी इंक्रीज। तो इसमें हमारे पास अगर हम इसका रिलेशन निकालें तो वी एस किसके इक्वल हो गया, आई एस अपॉन में आर। ये वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन है। इसको बेटा ओम्स लॉ मत समझ लेना, ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर होता है, वो वोल्टेज और करंट में रिलेशन है, ये वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन है। तो वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी आई एस अपॉन आर, जैसे वहाँ करंट आई वी अपॉन आर होती है, यहाँ आई एस अपॉन आर। तो अब वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पर। तो ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपके रेजिस्टेंस करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज इट आल्सो डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, राइट। ये किस पे, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन करंट सेंसिटिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस ऑल्सो। अब किसी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी अगर आपको इंक्रीज करनी है, सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हो आप, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, तो अब हमें भाई करंट सेंसिटिविटी एन ए बी अपॉन के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी एन ए बी अपॉन में के आर। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो वोल्ट करंट सेंसिटिविटी वोल्ट दोनों सेंसिटिविटी बढ़ेंगी, पर नंबर ऑफ टर्न्स एक लिमिट से ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। तो करंट एक क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन इंक्रीज करें, बट एक सर्टेन लिमिट तक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एरिया इंक्रीज करें, एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो गैल्वेनोमीटर बहुत बड़ा बड़ा साइज का होगा, अच्छा नहीं लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, छोटे छोटे गैल्वेनोमीटर आप लाना प्रेफर करोगे। तो अब एरिया भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज़ कर सकते हैं
कैसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करें, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो मेरे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दो पर्पज हो गए, एक तो सेंसिटिविटी बढ़ी और दूसरा एक्सटर्नल फील्ड का अफेक्ट नहीं हुआ। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वाई गैल्वेनोमीटर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फील्ड, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेट है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, वो बाहर के फील्ड को नेग्लिजिबल कर देती हैं, नेगलेक्ट कर देती हैं। इसे बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट है कि टॉर्सनल कांस्टेंट शुड बी स्मॉल, ये स्मॉल होना चाहिए। और स्मॉल के ही लिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय यूज करते हैं, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय बहुत लाइट है, रिजिड है, कोरोजन फ्री है और के की वैल्यू बहुत स्मॉल है। और के की वैल्यू अगर स्मॉल है तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सेंसिटिविटी के लिए ये जो दो फैक्टर हैं दैट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, रजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते, साइज बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास दो चीज़ बचती है, मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्सनल कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का पर्पज ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा जाएगा तो बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो एक तो सेंसिटिविटी बढ़ गई, दूसरे नंबर पर एक्सटर्नल फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तीसरा टॉर्सनल कांस्टेंट स्मॉल है, तो उसके लिए हम स्पेशल मटेरियल फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय यूज करते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय के में जो वैल्यू है क्या होती है बच्चों, के की वैल्यू बहुत स्मॉल, कोरोजन फ्री होता है, ठीक है, कोरोजन फ्री है, लाइट वेट है, रिजिड है, सस्पेंड कर लेता है इजीली कॉइल को, आपको गैल्वेनोमीटर कॉइल को, तो इसलिए के इज यूज्ड है, मतलब इस फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय इज यूज्ड। तो ये बच्चों सेंसिटिविटी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि भाई सेंसिटिविटी वी कैन इंक्रीज बाय नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड के। और ये गैल्वेनोमीटर किस काम आया, पर्पस क्या है, टू मेजर करंट बट स्मॉल करंट इन मिली एम्पियर और स्मॉल वोल्टेज लाइक 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट एटसेट्रा। अब और पर्पज अगर हमें मान लो सपोज करो अब हाई वोल्टेज और हाई करंट मेजर करनी हो, तो फिर हम स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एमीटर। अब हम एमीटर डिस्कस करेंगे, क्या होता है बच्चों, ए डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर करंट इन ए सर्किट इज नोन एज द एमीटर। तो हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब इस गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में, ताकि वो कोई भी वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर पाए। गैल्वेनोमीटर की लिमिट है भाई, गैल्वेनोमीटर 2 पॉइंट होंगे, एक तो इसका रेजिस्टेंस हाई है और दूसरा स्मॉल डिफ्लेक्शन यूज करता है, स्मॉल करंट इन मिली एम्पियर। जबकि हमारे घर में करंट आती है 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर तक करंट होती है, ज़्यादा भी होती है। तो उसको मेजर करने के लिए फिर हमें क्या है, इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होता है एमीटर में, और एमीटर कनेक्ट करना होता है सीरीज में। एमीटर जो है एक डिवाइस हो गया दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट, और एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट। अब आपने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मान लो जैसे ये आपके सोर्स हो गए, ये की है, ये कोई भी हमारा बल्ब हो गया या कोई भी चीज़ है, और हमें यहाँ पर करंट मेजर करनी है, तो एमीटर को हमने क्या करा, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और ये की और सोर्स है बैटरी। और सपोज करो अभी ये एमीटर नहीं, अभी गैल्वेनोमीटर ही है, और गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि स्मॉल करंट के लिए, पर करंट यहाँ पर क्या है 5 एम्पियर आ रही है, तो ये जो बच्चों गैल्वेनोमीटर होगा वो क्या, वो तो बर्न हो जाएगा,
इतनी करंट पर जब मिली एम्पियर है और करंट आपकी 5 एम्पियर, अगर तो 5 एम्पियर मिली एम्पियर में करंट तो 5000 मिली एम्पियर, और वो मेजर कर रहा है 5 मिली एम्पियर और ये 5000 मिली एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो उस गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा, किस में, एमीटर में। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए अब हम करंट को हमें बाईपास करना है, भाई करंट इसमें से पास ना हो, कहीं और से पास हो जाए। और करंट कहाँ पर डिवाइड होती है, सीरीज पैरेलल में। करंट कहाँ डिवाइड होती है, पैरेलल में। तो अब ऐसा करें कि भाई हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए। ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में आपने क्या करा, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये रेजिस्टेंस स्मॉल हो या हाई हो, का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल या हाई, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और पोटेंशियल करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, और हमें करंट यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। और अगर हमें कहीं पर वोल्टेज सेम है और अगर हमें कहीं पर मान लो तो V किसके इक्वल है, I इंटू आर, और अगर हमें करंट की वैल्यू बढ़ानी हो तो रेजिस्टेंस कम करना होगा, और करंट कम करनी हो तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया करते हैं। तो इसका मतलब इसके पैरेलल में एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे ताकि मैक्सिमम करंट इस रेजिस्टेंस से पास हो जाए, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस बोला करते हैं। शंट का मतलब किसी चीज़ को शॉर्ट करना। तो अब रेजिस्टेंस, एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द शंट रेजिस्टेंस। तो अब क्या करा हमने, तो एक अपने क्वेश्चन आ गया भाई कि स्मॉल रेजिस्टेंस, ए स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तो इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब ये डिवाइस क्या बन गया, ये बन गया बच्चों एमीटर, दैट इज कॉल्ड द, अब ये बना, इसको बोलते हैं एमीटर, और इसको हमने कर दिया एक बॉक्स के अंदर बंद। तो अब हमें दिखाई दे रहा है सामने गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जगह नाम लिख दिया हमने एमीटर। अब अगर सपोज करो टोटल करंट I है, गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू पास हो गई IG, तो रिमेनिंग करंट कहाँ पर जाएगी, I माइनस IG जाएगी इस शंट में, और इधर से होते हुए फिर ऐसे चलेगी, टोटल मिल गया I। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि भाई पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो जितना पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा उतना पोटेंशियल शंट के अक्रॉस होगा। तो PD अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू PD अक्रॉस S। अब गैल्वेनोमीटर IG इंटू G, और ये हो गया I माइनस IG इंटू S। तो बच्चों S की वैल्यू क्या होगी, IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल लोगे, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। जितना आप गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ाओगे, जितना करंट ज़्यादा मेजर करोगे उतना रेजिस्टेंस छोटा करते जाओगे, और जितनी कम करंट मेजर करोगे उतना ये एस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डेवलप हो गया यहाँ पर कि भाई एमीटर और मिली एमीटर में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब भाई इस टॉपिक पर मैंने अभी आपको बताया कि विच हैव मोर रेजिस्टेंस, विच हैव मोर रेजिस्टेंस, एमीटर और मिली एमीटर, और मिली एमीटर। तो अब आंसर आ गया हमारे पास। अब अभी मैंने आपको क्या सॉल्यूशन बताया, क्या बताया था कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, करंट रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब मिली एमीटर, इसका मतलब इसमें करंट क्या है, कम है, और इसमें करंट क्या है, ज़्यादा है। तो भाई इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट इनवर्स है। मोर इज द करंट लेस विद द रेजिस्टेंस, लेस विद द रेजिस्टेंस मोर विद द करंट, तो उल्टा कर दो आप इसका।
तो यहाँ पर इसका मतलब आंसर क्या हो गया, मिली एमीटर। इस टाइप से हम इसको देख लेते हैं कि भाई विच हैव मोर रेजिस्टेंस। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, मिली एमीटर, राइट। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा करंट मेजर करनी है तो रेजिस्टेंस छोटा रखना होगा, और कम करंट मेजर करनी है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना होगा। तो ये है इसका बेटा फॉर्मूला कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। अब एमीटर जो है दो पार्ट हो गए, एक हो गया शंट रेजिस्टेंस और एक हुआ गैल्वेनोमीटर, और दोनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में अब इसका लेट हम करें आर ए बी द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो 1/, अब ये दोनों पैरेलल में है तो 1/r क्या होगा, 1/s प्लस 1/g, और आर ए की वैल्यू s इंटू जी अपॉन एस प्लस जी हो जाएगी। आर ए क्या होगा, एस जी अपॉन में एस प्लस जी। तो इसका मतलब आर ए जो है एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो एस से भी छोटा होगा, जी से भी छोटा होगा, और एस ऑलरेडी बहुत स्मॉल है। तो इसका मतलब एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से मच स्मॉलर होगा। भाई ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये डेसिमल में 0.2, 0.5, 0.6 डिपेंड करेगा, तो डेसिमल में वैल्यू है, ये 50 ओम है, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा। तो अगर ये मान लो मैंने 1 ओम का भी मान लिया और ये 50 ओम का है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम से भी लेस आएगा, और 1 ओम से लेस जो होगी वो वैल्यू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से क्या होता है बच्चों, बहुत स्मॉल होता है। तो इस टाइप से हम एमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर को किस में, एमीटर में। तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। और अगर आपको करंट मेजर करनी है तो इस एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करना होता है। तो ये हुआ बच्चों एमीटर। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, राइट। भाई वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर अब डिवाइस है यूज्ड टू मेजर वोल्टेज इन ए सर्किट, और वोल्टेज किस में सेम होती है, पैरेलल में। तो वोल्टमीटर किस में कनेक्ट करेंगे हम, पैरेलल में। भाई वोल्टमीटर किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज किस में हमने पढ़ा, पोटेंशियल किस में सेम होता है, पैरेलल के अंदर सेम होता है। तो वोल्टमीटर क्या होगा भाई, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, जिस सर्किट के अक्रॉस हमें करंट मेजर करनी है उसके पैरेलल में हमने किसको, वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन फिर वही आया कि गैल्वेनोमीटर मेजर करता है केवल 5 एम्पियर, और वोल्टेज है मान लो 220 वोल्ट हमारे घर में आती है। अब 5 वोल्ट पर 220 वोल्ट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। तो अब इसमें हमें वोल्टेज को डिवाइड करना होता है, और वोल्टेज कहाँ पर डिवाइड होती है, वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होती है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाएं तो वो वोल्ट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कुछ वोल्ट गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस और कुछ वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, राइट। तो अब हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर ले लिया और उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, राइट। ये रेजिस्टेंस है और ये गैल्वेनोमीटर है। तो रेजिस्टेंस बेटा आप इधर लगाओ या इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई पहले करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगी तब तक तो फूक जाएगा। तो अब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये रेजिस्टेंस आप इधर लगाओ या इधर लगा दो, आप कहीं भी लगाओगे, पर लगाना सीरीज में है। अभी सीरीज में लगा दिया,
अब फिर वो क्वेश्चन आया कि भाई यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो या ज़्यादा होनी चाहिए। हमने कहा ये तो केवल 5 वोल्ट है, सबसे ज़्यादा वोल्टेज तो यहीं पर आएगी, और यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगी पर सीरीज में करंट सेम होता है, तो इसलिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ज़्यादा रखनी होती है, हाई रेजिस्टेंस। भाई करंट बहुत स्मॉल है, गैल्वेनोमीटर है, मिली एम्पियर में करंट पास होगी, और मिली एम्पियर में करंट पास होगी तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे 5 वोल्ट के जो भी वोल्टेज है, और यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ डेवलप होगी, तो ये रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। क्या होना चाहिए बच्चों? बहुत ज़्यादा लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, वोल्टमीटर ए हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लायर बोलते हैं। मल्टीपल में ये तो क्या नाम बढ़ गया? मल्टीप्लायर। तो अब हमारी जो वोल्टेज जो हमें मेजर करनी है, मान लो ये वोल्टेज है जो हमें मेजर करनी है, ये पैरेलल में है, क्योंकि वोल्टमीटर में किस में लगाना है? पैरेलल में। तो ये वोल्टेज हमें मेजर करनी है। अब ये वोल्टेज कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कुछ वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो किसकी पे डिवाइड हुई? VR प्लस VG। और VR क्या होता है? करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? I। तो I इंटू R प्लस I इंटू G। तो अब I कॉमन लोगे तो V अपॉन R क्या होगा? R प्लस G। तो R की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन I माइनस G हो जाएगी। ये आपका फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। V यहाँ पर रेंज है, I करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। V क्या है? रेंज, जिस रेंज में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो। I क्या है? करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और G क्या है यहाँ पर बच्चों? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो अब ये पूरा डिवाइस क्या बन गया? वोल्टमीटर। अब इस वोल्टमीटर का क्या रेजिस्टेंस होगा? भाई लेट हम करें यहाँ पर RV बी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। अब इस पूरे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस RV मान लिया। अब ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में वैल्यू क्या होगी? RV इक्वल टू R प्लस G। R मल्टीप्लायर है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, किससे? गैल्वेनोमीटर से। तो इसका मतलब RV तो और भी ज़्यादा होगा और मच ग्रेटर देन G होगा। वोल्टमीटर रेजिस्टेंस क्या होगा? मच ग्रेटर देन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अब ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, अब ये बन गया आपका वोल्टमीटर। अगर आपको वोल्टमीटर की रेंज बढ़ानी है, मान लो 200 वोल्ट है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से रेजिस्टेंस लगाओगे। अगर ज़्यादा वोल्ट करनी है तो और ज़्यादा रेजिस्टेंस आप करने यूज़ करोगे। यहाँ पर और ज़्यादा वोल्टेज के रेंज में करना है। गैल्वेनोमीटर वही है, गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं कर रहे आप। यहाँ क्या चेंज कर रहे हैं? रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी इसकी रेंज बढ़ती चली जाएगी, उतना ये हाई वोल्टेज मेजर करेगा। एमीटर में उल्टा हो गया, जितना रेजिस्टेंस छोटा होगा तो ज़्यादा करंट मेजर करेगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी करंट कम मेजर करेगा। यहाँ उल्टा है, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी वोल्टेज ज़्यादा वैल्यू मेजर रेंज की वोल्टेज को मेजर करेगा। तो इस टाइप से हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? एमीटर और वोल्टमीटर। बट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। अब फॉर्मूला ये आ गया हमारे वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इस टाइप से बच्चों हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया है? अगर कोई डाउट हो तो फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। आप